हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोडदार में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो भूगोल कक्षा 12 के सैंपल पेपर पर आधारित है। सैंपल पेपर में पहले प्रश्न में 8 एमसीक्यूज हैं, फिर एक अभिकथन और कारणों वाला होता है, फिर निश्चित उत्तरीय प्रश्न और फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 अंक का प्रश्न और 5 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है और मैप भरने को आता है। तो इस सब को मैंने इस सैंपल पेपर में समाहित किया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? केवल प्राकृतिक पर्यावरण, केवल मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव समाज के बीच अंतर संबंध, केवल पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उत्तर, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव समाज के बीच अंतर संबंध। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन, मानव और पर्यावरण के बीच संबंध का विश्लेषण, खगोल विज्ञान का अध्ययन, महासागर की गहराई का मापन। उत्तर है मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध का विश्लेषण। प्रश्न, निम्न में से कौन सा घटक मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल नहीं है? सांस्कृतिक परंपराएं, आर्थिक गतिविधियां, ग्रहों की कक्षाएं, जनसंख्या वितरण। उत्तर है ग्रहों की कक्षाएं। मानव भूगोल किस प्रकार के मुद्दों को संबोधित करता है? पर्यावरणीय समस्या और मानव प्रभाव, केवल ज्वालामुखीय गतिविधियां, समुद्री धाराओं का अध्ययन, खनिज संरचनाओं का विश्लेषण। उत्तर, पर्यावरणीय समस्याएं और मानव प्रभाव। मानव भूगोल के अध्ययन का एक उदाहरण क्या है? किसी शहर में परिवहन प्रणाली का विश्लेषण, पर्वत श्रृंखलाओं का गठन, चंद्रमा के चरणों का अध्ययन, महासागरीय खाइयों की गहराई मापना। उत्तर, किसी शहर में परिवहन प्रणाली का विश्लेषण। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, लंदन, वाशिंगटन डीसी। उत्तर, जिनेवा। प्रेरक और अपप्रेरक कारक किसके लिए उत्तरदायी हैं? निवास के लिए, भूक्षरण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए, वायु प्रदूषण के लिए। उत्तर, निवास के लिए। निम्न में से वायु प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं है? औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों से निकलने वाला धुआं, जीवाश्म ईंधनों का जलना, जंगलों की कटाई। उत्तर, जंगलों की कटाई। प्रश्न, भारत के व्यापार संबंधों में लुक ईस्ट पॉलिसी का क्या महत्व है? भारत के व्यापार संबंधों में लुक ईस्ट पॉलिसी का महत्व यह है कि यह पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देती है, जिससे क्षेत्रीय साझेदारी और निर्यात के अवसर बढ़ते हैं। प्रश्न, मुंबई को भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्यों माना जाता है? उत्तर, मुंबई को भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह इसलिए माना जाता है क्योंकि यह देश का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र है, जहां से सबसे अधिक आयात निर्यात होता है और इसकी भौगोलिक स्थिति समुद्री मार्गों के लिए अनुकूल है। प्रश्न, मिश्रित पद्धति भारतीय किसानों के लिए लाभदायक क्यों मानी जाती है? उत्तर, मिश्रित फसल पद्धति लाभदायक मानी जाती है क्योंकि इससे भूमि का अधिकतम उपयोग होता है, फसल विफल होने का जोखिम कम होता है और किसानों को विविध आय स्रोत मिलते हैं। भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का महत्व क्यों बढ़ रहा है? उत्तर, भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का महत्व इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वे पर्यावरण के अनुकूल, अक्षय होते हैं, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करते हैं और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। प्रश्न, पर्यटन स्थल का मानव भूगोल उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर, पर्यटन स्थल की सांस्कृतिक विशेषताएं, परंपराएं और जीवन शैली पर्यटकों को आकर्षित करती है, जिससे स्थानीय व्यापार और सेवाओं को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न, जलवायु परिवर्तन का कृषि गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, तापमान और वर्षा में बदलाव से फसल उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ता है। प्रश्न, ई कचरा एक
महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौती क्यों बनता जा रहा है? उत्तर, ई कचरा एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौती इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि इसमें हानिकारक रसायन और धातुएं होती हैं जो मिट्टी, पानी और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। प्रश्न, परिवहन के दो साधनों के नाम बताइए। उत्तर, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। प्रश्न, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा गया है? उत्तर, कोच्चि, केरल में है। प्रश्न, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो वर्ष में 6 माह या उससे अधिक समय तक किसी आर्थिक गतिविधि में कार्य करता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति जो वर्ष में 6 माह से कम समय तक किसी आर्थिक गतिविधि में कार्य करता है। मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मानव भूगोल के 4 उप क्षेत्र हैं: सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल। प्रश्न, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण, बिहार का जनसंख्या घनत्व अधिक है जबकि अरुणाचल प्रदेश का कम। प्रश्न, सार्थक जीवन क्या है? उत्तर, सार्थक जीवन वह है जिसमें व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, समाज की भलाई करता है और आत्मसंतोष प्राप्त करता है। प्रश्न, भारत में ग्रामीण बस्तियों के मुख्य प्रकारों के नाम बताइए। उत्तर, भारत में ग्रामीण बस्तियों के मुख्य प्रकार हैं सघन बस्ती, छितरी बस्ती, रेखिक बस्ती और तारा बस्ती। प्रश्न, पुरुषार्थ के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पुरुषार्थ का अर्थ है जीवन के 4 उद्देश्य: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म माने कर्तव्य का पालन, अर्थ माने धन का उपार्जन करना, काम माने इच्छाओं की पूर्ति करना और मोक्ष माने आत्मा की मुक्ति। प्रश्न, भारत के 2 परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम बताइए। उत्तर, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये महाराष्ट्र में है, काकरपारा परमाणु ऊर्जा केंद्र ये गुजरात। इस प्रश्न में अभिकथन ए तथा कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। इसमें निम्नलिखित विकल्पों में से चुनकर सही उत्तर को आपने छांटना है। 4 विकल्प दे रखें, इसमें से कौन सही होगा ये देखना आपने। प्रश्न जैसे अभिकथन, वायु प्रदूषण से श्वास, त्वचा व फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है। कारण, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है। सही विकल्प है इसका फर्स्ट, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उत्तर, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा वायु प्रदूषण ही अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है जो श्वसन व त्वचा संबंधी रोगों को जन्म देता है। अभिकथन है, लोग गांवों से नगरों की ओर प्रवास अधिक करते हैं। कारण है इसका, गांव में निर्धनता, बेरोजगारी व आय की कमी होती है। सही है विकल्प ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अभिकथन और कारण दोनों से तथा गांवों की निर्धनता व बेरोजगारी ही प्रवास का मुख्य कारण है। अगले प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न, स्वच्छंद उद्योग की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर है इसमें, स्वच्छंद उद्योग वे उद्योग हैं जो छोटे पैमाने पर स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक तकनीकों से संचालित होते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: छोटा पैमाना, उत्पादन सीमित मात्रा में होता है, मशीनों की बजाय हाथ से या साधारण उपकरणों से कार्य किया जाता है। दूसरा, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, कच्चा माल प्रायः स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होता है जैसे कपास, ऊन, लकड़ी, मिट्टी आदि। कम पूंजी निवेश, इन उद्योगों में बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, छोटे व्यापारी या परिवार भी इन्हें चला सकते हैं। श्रम प्रधानता, अधिकतर कार्य हाथ से किए जाते हैं, मशीनों की अपेक्षा मानव श्रम पर अधिक निर्भरता होती है। परिवार आधारित, अधिकांश स्वच्छंद उद्योग परिवार या छोटे समूह द्वारा संचालित होते हैं जैसे हस्तशिल्प, बुनाई, कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन आदि। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित, ये उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार हैं।
किसानों और ग्रामीणों को अतिरिक्त आय का साधन प्रदान करते हैं। परंपरागत तकनीकी उत्पादन में पारंपरिक ज्ञान और कौशल का प्रयोग होता है, जैसे हस्तकरघा, लकड़ी की नक्काशी, लोक कला, रोजगार सृजन। ये उद्योग बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार लोगों को काम देते हैं, विशेषकर महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को। उदाहरण खादी उद्योग, हस्तकरघा उद्योग, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी, हाथ से बनी चटाइयाँ। अगला प्रश्न है अनुच्छेद वाला। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक इंदिरा गांधी नहर है, जिसे पूर्व में राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। यह नहर 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई, जो पंजाब के हर के बांध से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल में पाकिस्तान सीमा के समांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर प्रवाहित होती है। इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर है। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में नहर के निर्माण से पारिस्थितिकी एवं सामाजिक परिवर्तन बड़ी तेजी से हुआ है। कमान क्षेत्र के अंतर्गत वनीकरण और चारागाह विकास कार्यक्रमों से भूमि हरी भरी हो गई है। सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई और फसलों की सघनता एवं उत्पादन भी बढ़ा है। कृषि व पशुधन में अत्यधिक वृद्धि से किसानों की दशा में सुधार आया है। अब अनुच्छेद आधारित प्रश्न है। प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? उत्तर, इसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। यह नहर किस बांध से निकलती है और कहाँ प्रवाहित होती है? यह नहर पंजाब के हर के बांध से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल में पाकिस्तान सीमा के समानांतर प्रवाहित होती है। प्रश्न, इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई कितनी है? उत्तर, इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर है। नहर निर्माण से क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं? उत्तर, पारिस्थितिक एवं सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। भूमि स्तरीय हुई है। चारागाहों का विकास हुआ है। फसल उत्पादन बढ़ा है और किसानों की दशा में सुधार हुआ है। सिंचित क्षेत्र के विस्तार से क्या लाभ हुआ? बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई, फसलों की संपन्नता बढ़ी और उत्पादन में वृद्धि हुई। 2 अंक का या 3 अंक के प्रश्न हो सकते हैं। पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। पृष्ठ प्रदेश वह क्षेत्र है जो किसी बंदरगाह या व्यापारिक केंद्र के पीछे स्थित होता है और उसे संसाधन, माल या व्यापारिक गतिविधियां उपलब्ध कराता है। उदाहरण, मार्मगोवा पोर्ट का पृष्ठ प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटक के लौह अयस्क क्षेत्र हैं। भूमध्य सागरीय कृषि का वर्णन कीजिए। उत्तर, यह कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है। गर्म, शुष्क ग्रीष्म और हल्की नम सर्दियाँ। प्रमुख फसलें यहाँ अंगूर, जैतून, खट्टे फल, गेहूँ और सब्जियाँ। यह कृषि मुख्यतः व्यावसायिक होती है और उच्च मूल्य वाली फसलों पर आधारित होती है। प्रश्न, भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बताइए। उत्तर, भारत में जनसंख्या घनत्व अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या कई कारकों से प्रभावित होती है। प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। भौतिक कारक, मैदानी क्षेत्र जैसे गंगा यमुना का मैदान उपजाऊ भूमि और जल की उपलब्धता के कारण अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं। पर्वतीय और रेगिस्तानी क्षेत्र जैसे हिमालय, थार मरुस्थल कठिन जीवन परिस्थितियों के कारण कम जनसंख्या घनत्व वाले हैं। दूसरा आर्थिक कारण, औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में रोजगार के अवसर अधिक होने से जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। कृषि और खनिज संसाधनों की उपलब्धता भी जनसंख्या को आकर्षित करती है। सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारक, ऐतिहासिक रूप से विकसित नगर जैसे वाराणसी, दिल्ली, जयपुर में जनसंख्या घनत्व
अधिक है। सामाजिक सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन भी जनसंख्या को आकर्षित करती है। भारत में जनसंख्या घनत्व प्राकृतिक परिस्थितियों, आर्थिक अवसरों और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के सम्मिलित प्रभाव से निर्धारित होता है। उदाहरण, बिहार और पश्चिम बंगाल में घनत्व बहुत अधिक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहुत कम। प्रश्न, भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भारत में शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट का निपटान एक गंभीर चुनौती है। इसके प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। अत्यधिक मात्रा में अपशिष्ट उत्पादन। जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण के कारण प्रतिदिन लाखों टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। नगर पालिकाओं की क्षमता से अधिक अपशिष्ट होने के कारण निपटान कठिन हो जाता है। अपर्याप्त संग्रहण और परिवहन व्यवस्था। अधिकांश नगरों में अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन की व्यवस्था कमज़ोर है। समय पर कचरा न उठने से सड़कों और गलियों में गंदगी फैल जाती है। वैज्ञानिक निपटान की कमी। अपशिष्ट का पृथक्करण नहीं किया जाता। जैविक और अजैविक कचरे को मिलाकर खुले में फेंक दिया जाता है। लैंडफिल साइट्स का भी सही प्रबंधन नहीं होने से प्रदूषण बढ़ता है। पर्यावरण प्रदूषण। खुले में कचरा डालने से दुर्गंध, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है। प्लास्टिक और रासायनिक अपशिष्ट से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। गंदगी और कचरे से मच्छर, मक्खी और अन्य रोगजनक जीव पनपते हैं। इससे डेंगू, मलेरिया, हैजा जैसी बीमारियां फैलती हैं। जन जागरूकता की कमी। नागरिकों में अपशिष्ट पृथक्करण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता कम है। लोग अक्सर कचरा खुले में फेंक देते हैं। भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान की प्रमुख समस्या हैं अत्यधिक उत्पादन, अपर्याप्त प्रबंधन, वैज्ञानिक निपटान की कमी, पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम। इन समस्याओं का समाधान कचरे का पृथक्करण, रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण, आधुनिक तकनीक का प्रयोग और जन जागरूकता से ही संभव है। प्रश्न, भूमध्य सागरीय कृषि का वर्णन कीजिए। उत्तर, भूमध्य सागरीय कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु की विशेषता है गर्म एवं शुष्क ग्रीष्म ऋतु तथा हल्की एवं नम सर्दियाँ। इस कृषि में मुख्य रूप से उच्च मूल्य वाली फसलें उगाई जाती हैं। प्रमुख फसलें अंगूर, वाइन उद्योग के लिए, जैतून, तेल उत्पादन के लिए, खट्टे फल, संतरा, नींबू आदि के लिए, गेहूं व सब्जियां। यह कृषि व्यावसायिक प्रकृति की होती है और अधिकतर निर्यात के लिए की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि के क्षेत्र। भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका का कैप क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सड़क योजना है। इसका उद्देश्य देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को चौड़ी और उच्च गुणवत्ता वाली राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना है। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 5,846 किलोमीटर लंबा राजमार्ग नेटवर्क बनाया गया है, जिससे तेज और सुरक्षित परिवहन, व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है। पर्यटन क्या है? पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कारकों का विवरण दीजिए। उत्तर, पर्यटन का अर्थ पर्यटन वह गतिविधि है जिसमें लोग अपने निवास स्थान से बाहर जाकर मनोरंजन, शिक्षा, व्यवसाय, धार्मिक या सांस्कृतिक उद्देश्यों से यात्रा करते हैं। यह केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहरों का अनुभव भी कराता है। पर्यटकों को आकर्षित करने वाले प्रमुख कारक प्राकृतिक कारक में जैसे पर्वत, नदियाँ, झीलें, समुद्र तट, वन्य जीव अभयारण्य और प्राकृतिक सौंदर्य। उदाहरण हिमालय क्षेत्र, गोवा के समुद्र तट। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कारक प्राचीन स्मारक, मंदिर, मस्जिद, किले, संग्रहालय और सांस्कृतिक उत्सव। उदाहरण ताजमहल, काशी विश्वनाथ मंदिर। धार्मिक कारक तीर्थ स्थल और धार्मिक आयोजन। उदाहरण हरिद्वार, अमरनाथ यात्रा, पुष्कर मेला। चौथा आर्थिक एवं सामाजिक कारक आधुनिक सुविधाएं जैसे होटल, परिवहन, संचार और सुरक्षा। शहरी जीवन का अनुभव
और खरीदारी के अवसर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जलवायु एवं स्वास्थ्य कारक। अनुकूल जलवायु, ठंडी पहाड़ी जगहें और स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक कारकों के सम्मिलित प्रभाव से विकसित होता है। यह न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि राष्ट्रीय आय, रोजगार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख स्रोत है। मैप भरने के लिए आता है, यहाँ पर है भारत की मानचित्र को इसमें दर्शाना है। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन है? गंगा नदी को दर्शाना है। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, भारत का पहला तेल रिफाइनरी क्षेत्र कौन है? और महानदी पर बना एशिया का सबसे लंबा बांध कौन है? तो यहाँ पर आपने ये कांदला बंदरगाह लिखा हुआ है, मैंने इधर ऊपर को दर्शाना है जहाँ पर ये कट है, यहाँ पर बिंदु मिट गया है। गंगा नदी है यह नीचे हीराकुंड बांध है। इधर असम में ये ऊपर आपने यहाँ पर डिगबोई दिखाना है और ये मिजोरम है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। अगले मानचित्र संसार का मानचित्र है। इसमें भूमध्य सागर, नीदरलैंड, मैक्सिको और ब्राज़ील और फिनलैंड को दर्शाना है। भूमध्य सागर यहाँ पर ये दर्शा रखा है। मैक्सिको इधर है जहाँ पर मिल्पा खेती होती है मैक्सिको में। ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध देश है ब्राज़ील। इस तरह से प्रश्न आएगा, आपने उत्तर को यहाँ पर दर्शाना है। फिनलैंड सहकारिता कृषि के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर ये नीदरलैंड विश्व में ट्यूलिप की खेती के लिए प्रसिद्ध देश है। इस तरह से ये प्रश्न पूरे प्रश्नोत्तर हो गए। थैंक यू।